नमस्कार। मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलने का संकेत दे रहा है, क्योंकि बिहार में अब नए मुख्यमंत्री के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली जाने वाले हैं। 10 अप्रैल को वो राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे और फिर उसके ठीक अगले ही दिन पटना लौटेंगे। और जैसे ही वो पटना लौटेंगे उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जहां नए नेता का चयन किया जाएगा। और साफ संकेत मिल चुके हैं कि इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। जी हां दोस्तों, अब ये क्लियर आउट हो चुका है। यानी बिहार की राजनीति में एक युग का अंत और एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो नया चेहरा कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और यही सस्पेंस इस पूरी कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। अब यहां समझना जरूरी है कि बिहार कोई ऐसा वैसा सामान्य राज्य नहीं है। बिहार की राजनीति बाकी राज्यों से बहुत ज्यादा अलग है। यहां सिर्फ विकास या मुद्दों पर चुनाव नहीं होते। यहां जातीय समीकरण, सामाजिक संतुलन और गठबंधन की मजबूरी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां कोई बड़ा जोखिम लेने के मूड में कतई भी नहीं दिख रही है। अगर आप देश के बाकी राज्यों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों पर बिल्कुल नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना करके सबको चौंका दिया है। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लीजिए तो मोहन यादव, राजस्थान में अगर आप देखिएगा तो भजन लाल शर्मा, और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, दिल्ली में रेखा गुप्ता। और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने परंपरागत चेहरों को छोड़कर नए नेताओं पर दांव लगाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वही फॉर्मूला बिहार में भी लागू होगा? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अलग है। यहां बीजेपी अपने दम पर बहुमत में नहीं है। पिछले 35 सालों के राजनीतिक इतिहास को अगर उठा करके आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में खुद को नहीं पाया है। आज भी उसके पास 88 विधायक हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा लगभग 122 का है। यानी बीजेपी को सरकार चलाने के लिए सहयोगी दलों की आवश्यकता तो है ही, और सबसे बड़ा सहयोगी है जनता दल यूनाइटेड। और यही वो वजह है जहां से बीजेपी की रणनीति बदल जाती है, क्योंकि जहां बहुमत होता है वहां प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जहां गठबंधन की मजबूरी होती है वहां संतुलन साधना पड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अचानक किसी अनजान चेहरे को मुख्यमंत्री बना देती है तो क्या होगा? सबसे पहले सवाल उठेगा जेडीयू की तरफ से, क्योंकि जेडीयू के पास भी 80 से ज्यादा विधायक हैं और नीतीश कुमार खुद बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। ऐसे में उनकी राय को नजरअंदाज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। यानी साफ है कि इस बार मुख्यमंत्री का चयन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अकेले का फैसला नहीं होगा, बल्कि इसमें जनता दल यूनाइटेड की सहमति भी उतनी ही जरूरी होगी। और यही वजह है कि बीजेपी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे गठबंधन में दरार पड़े। अब यहां एक और बहुत बड़ा फैक्टर है और वो है जातीय समीकरण। बिहार की राजनीति में जाति सिर्फ एक फैक्टर भर नहीं है, बल्कि पूरी राजनीति का आधार, बेस वही है। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने जिस सामाजिक न्याय की राजनीति की शुरुआत की, उसने पूरे राजनीतिक ढांचे को, बिहार के पूरी राजनीतिक ढांचे को बदल करके रख दिया। उसके बाद से हर पार्टी को जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर ही फैसले लेने पड़ते हैं। आज भी बिहार में ओबीसी, ईबीसी और दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में देखा जाता है, और इन वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को इस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखना है, अपने नए मुख्यमंत्री चेहरे के साथ बनाए रखना है, तो उसे उसी सामाजिक समीकरण से आने वाले किसी एक चेहरे को आगे करना होगा। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया और धीरे धीरे एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की।
अब ऐसे में अगर अचानक किसी नए और अनजाने चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो यह पूरी रणनीति कमजोर पड़ सकती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली, बल्कि सेफ गेम खेलने की तैयारी में है, प्ले सेफ। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, क्योंकि इस पूरी कहानी में सबसे अहम किरदार वही है। नीतीश कुमार सिर्फ एक मुख्यमंत्री भर नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा अनुभवी चेहरा भी वही है। उन्होंने अलग अलग दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाई है और उसके खिलाफ भी कई बार खड़े हुए हैं। यानी उन्हें राजनीति का हर दांव पेच पता है कि कब किसके साथ जाना है, कब किसके साथ। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी पसंद को नजरअंदाज करती है तो यह गठबंधन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और बीजेपी ये जोखिम कतई भी नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि अगर जेडीयू अलग होती है तो सरकार गिर सकती है। इसलिए इस बार मुख्यमंत्री का चयन एक तरह से पॉलिटिकल मैनेजमेंट का टेस्ट भी है, जहां बीजेपी को अपने संगठन, अपने नेताओं और अपने सहयोगियों तीनों को साथ लेकर के चलना होगा। अब यहां एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है और वो है पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना। बिहार में अब तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा जूनियर पार्टनर्स की भूमिका में खेलती रही है, लेकिन इस बार हालात बदल सकते हैं और पहली बार बीजेपी के पास मौका है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए। ये मौका जितना बड़ा है उतना ही जोखिम भरा भी है, क्योंकि अगर पहला ही फैसला गलत हो गया तो इसका असर आने वाले कई सालों तक दिख सकता है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी एक अलग ही राजनीति चल रही है, जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के जगह जगह पर चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ अटकलें भर ही हैं, लेकिन भविष्य में एक बड़ा फैक्टर जरूर बन सकता है। ऐसे में बीजेपी को बहुत सोच समझ करके कदम उठाना होगा, क्योंकि उसे सिर्फ आज का फैसला नहीं लेना, बल्कि आने वाले 5 से 10 साल की राजनीति को ध्यान में रखना होगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई बड़ा सरप्राइज देने के मूड में नहीं दिख रही, बल्कि जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ बताते हैं कि पार्टी एक ऐसे चेहरे पर दांव लगाएगी जो पहले से स्थापित हो, जो संगठन में मजबूत हो और जो जातीय और राजनीतिक संतुलन को सीधे सीधे साध सके। क्योंकि बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री बनना ही काफी नहीं होता, उसे टिकाए रखना भी उतना ही मुश्किल होता है। और अगर हम पिछले कुछ सालों की राजनीति को सीधे तौर से देखें तो एक बात साफ है, बिहार में वही नेता सफल होता है जो जातीय संतुलन बनाना बहुत आसानी से जानता है। अब देखना यह होगा कि 10 अप्रैल के बाद जब नीतीश कुमार दिल्ली से वापस पटना लौटेंगे और एनडीए विधायक दल की बैठक होगी तो उस बैठक में क्या फैसला होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा नाम सामने लाती है? क्या जनता दल यूनाइटेड की पसंद को प्राथमिकता दी जाती है, या फिर कोई ऐसा समझौता होता है जो दोनों पार्टियों के लिए सीधा सीधा एक्सेप्टेबल होगा, स्वीकार्य होगा? ये सारे सवाल अभी खुले हैं, लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी हुई अभी नजर आ रही है और आने वाले कुछ दिन सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है और यहां होने वाला हर बदलाव दिल्ली की सत्ता तक असर डालता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? आपके हिसाब से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हकीकत में मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और जिसे बिहार की जनता भी एज एन चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लेगी? क्योंकि अगर हम देखें तो सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के जो हुंकार भरी गई है, जनता में सम्राट चौधरी के नाम की दिलचस्पी भी है। लेकिन अगर 2025 के विधानसभा चुनावों की ओर नजर हम डालते हैं तो इसी एनडीए का एक और सहयोगी दल है और उसी सहयोगी दल का एक नेता है जिसका नाम है चिराग पासवान। उसको लेकर के भी खूब नारे लगे थे क्योंकि वो एक युवा चेहरा है और बिहार की राजनीति में युवाओं की इस वक्त खास दिलचस्पी है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी भी एक बहुत बड़ा नाम बनकर के सामने आ सकते हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी कई बार ऐसी मांगे की गई हैं कि मुख्यमंत्री उन्हीं के दल का हो, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से युवाओं के एक विधायक दल ने अपनी एक अलग से बैठक की और जनता दल यूनाइटेड से यह कहा कि आप एक काम करिए, मुख्यमंत्री बनाइए तो अपनी ही पार्टी से बनाइए और उसमें भी निशांत कुमार को बनाइए। लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर आउट है कि निशांत कुमार अभी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं।
उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है खुद नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर परिवारवाद का एक बहुत बड़ा थब्बा लगे, और क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही परिवारवाद का विरोध किया है, चाहे वो लालू यादव का परिवार हो, किस प्रकार से लालू यादव के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती हैं, राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, तो ये परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ वो शुरुआत से हुंकार भरते रहे। तो ऐसे में अगर कल को जाकर के दोबारा से वही वो काम करने लग जाए, वही अपने परिवार को आगे बढ़ाने की राजनीति करने लग जाए, तो जनता कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा निराश होगी। तो ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी का एक मुख्यमंत्री बनने वाला है, ये बात तो तय है, लेकिन क्या ये जो आकलन किए जा रहे थे राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना एक मुख्यमंत्री रखती है तो फिर उप मुख्यमंत्री के 2 पदों का क्या होगा? क्या हकीकत में जनता दल यूनाइटेड के ही 2 उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? यह भी दिलचस्प बात होगी देखने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, इस पूरे बिहार के पॉलिटिकल फैक्टर को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।